गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर आप और हम साथ हैं BA BSc ज्योग्राफी सेकेंड ईयर में। कल हमने बात की थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हम फर्स्ट सिद्धांत पढ़ चुके थे। फर्स्ट सिद्धांत बताइए कौन सा था? याद नहीं? चलो कोई बात नहीं। कल हमने फर्स्ट सिद्धांत में पढ़ा था कि क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत पढ़ा था हमने। परिवर्तन का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत कल हम इसके बारे में पढ़ा था। लास्ट में मैंने आपको मानव शक्ति के बारे में बताया था। इसकी जितनी भी डिटेल थी वो लिखवा दी थी मैंने कि परिवर्तन का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। 2 मिनट उसको रिपीट करना चाहूँगी मैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? क्रियाशील हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है कि जो भी वस्तु है कोई भी स्थिर नहीं है, या तो वह घट रही है या वह बढ़ रही है। ब्रून्स मोदी यही कहते हैं कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, या तो वह घट रही है या वह बढ़ रही है। आप ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सबकी स्थिति देख लीजिए, कोई भी स्थिर नहीं है। सुबह सूर्य निकलता है, शाम को चला जाता है, रात को चंद्रमा आ जाता है, सुबह चंद्रमा चला जाता है। मतलब कह सकते हैं कि सबके अपने कार्य हैं और वो उसी प्रकार से एक भौतिक नियम के अनुसार उनमें परिवर्तन चलता रहता है। कल मैंने आपको लास्ट पॉइंट इसमें बताया था मानव शक्ति। इसको थोड़ा सा कम समझाए थे, इसलिए थोड़ा सा आज और समझाऊंगी मैं। मानव शक्ति की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मनुष्य में अवस्थाएं पाई जाती हैं, पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार से की अवस्थाएं नदियों में, नगरों में, सभी में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि आज का जो छोटा नगर है कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? महानगर में। आपने देखा होगा कि हमारे पहले गांव का सबसे छोटा रूप क्या? पूर्वा, पल्ली, ढाणी जिसको हम बोलते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़ा रूप होता है, फिर हम उसको बोल सकते हैं गांव। फिर थोड़ा सा और बड़ा रूप बनता है, वो एक छोटे कस्बे के रूप में आता है। फिर नगर, उसमें और परिवर्तन होता है, फिर नगर में आता है, और एक समय ऐसा आता है कि इसमें परिवर्तित हो जाता है महानगर में। और उसी प्रकार से इन नगरों का पतन भी होता है। हर नगर के लिए ऐसा माना जाता है कि वह अपनी सर्वोच्च स्थिति पर आता है, लेकिन उसके बाद उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कह सकते हैं कि उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होती है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि वह अपनी चरम सीमा पर था, अब वह धीरे धीरे किधर जा रहा है? पतन की ओर। उसका रीज़न है पहले जितना विकास होता था उतना विकास उसका नहीं हो रहा है। तो नदियां हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं? इसी प्रकार से अवस्थाएं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा पहले छोटी छोटी कई धाराएं होती हैं, कई धाराएं होकर एक बड़ी मुख्य धारा का रूप धारण करती हैं। फिर नदियां पहाड़ों से, ऊंचाइयों से जाती है, फिर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ क्या था? बाल्यावस्था। यहाँ क्या थी? युवावस्था। जैसे मैदानों में प्रवेश करेगी प्रौढ़ावस्था, और जैसे ही सागर में मिलेगी वृद्धावस्था। तो क्या हुआ? पूरा चक्र चला। बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था। तो उसी प्रकार से ये अवस्थाएं चलती रहती हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य भी क्या करता है? परिवर्तन करता है। बात करें कि 1850 में विश्व की जो जनसंख्या थी, पूरे विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। 1850 की बात करें, और बात हम वर्तमान की करें 2011 की बात करेंगे, क्योंकि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं हमारे पास 2011 के हैं, लेकिन अनुमानित 2018 में 700 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है पूरे विश्व की। भारत की बात करें, जब 1901 की बात करेंगे, भारत की जनसंख्या 24 करोड़ के लगभग थी। 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 24 करोड़ के लगभग। लेकिन 2011 में कितनी हो गए हम? 121 करोड़। तो कहते हैं कि जो परिवर्तन है वह चलता रहता है। कोई भी वस्तु क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। धीरे धीरे क्या आता जाता है? उसमें परिवर्तन आता जाता है। और यही है कि आज के जो नगर हैं कल के वो क्या बन जाएंगे? महानगर बन जाएंगे। तो जितना भी भौतिक जीवन है उन सभी में एक जीवन चक्र चलता रहता है। जैसे नदी है, जीवन चक्र चलता ही नहीं है। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से सभी में क्या चलता रहता है? अपना एक जीवन चक्र चलता रहता है। और समय के अनुसार इनमें क्या होता रहता है?
परिवर्तन होता रहता है। किसका पार्ट है? परिवर्तन का, क्रियाशीलता का, कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्या होता जा रहा है उसमें, समय दर समय परिवर्तन होता जा रहा है। मनुष्य ने अपने बुद्धि का विकास किया, पहले जैसा सोचता था वर्तमान में भी वैसा ही सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसमें विवेक और बुद्धि का विकास हुआ, उसने अपने अनुसार क्या किया? वातावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि पर्वत हैं और नदियाँ ये भी आपस में संबंधित हैं। कहा कि कैसे संबंधित हैं? कि आपने देखा होगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। ये लो जी, हमने पर्वत बना दिए। नदियाँ कहाँ से निकलेंगी? काटेंगी किसको? पर्वत को। जो मिट्टी लेके आएंगी उसको धीरे धीरे यहाँ पर जमाव करती रहेंगी उसका। जैसे ही अवसाद बढ़ेगा, नीचे धंसान होगा, तो गहराई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसको हमने नाम दिया भूसन्नति। और आपने कोबर महोदय का सुना होगा कि पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? भूसन्नति को। जैसे ही दबाव बढ़ेगा, किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वत का। तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित भी हैं, और दोनों में क्या चलता रहता है? परिवर्तन भी चलता रहता है। नदियाँ क्या करती हैं? पर्वतों को काट छाट कर देती हैं, धीरे धीरे पर्वत क्या हो जाता है? नीचा उसकी हाइट जो है कम होती जाती है, और अवसाद जमा होता जाता है, वापस अवतलन बल भ्रंश पड़ता है, तो वापस से क्या हो जाता है? पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं? एक दूसरे से संबंधित पाई जाती हैं। आज हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। इसमें आप जितना चाहो उतना कम है, जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। सेकंड बात करेंगे पार्थिव एकता, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत देखिए क्या होता है कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। मानव है, वातावरण है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और दोनों में क्या पाया जाता है? अंतर संबंध पाया जाता है। जैसे मैंने पर्वत और नदियों का बताया, दोनों में क्या पाया जाता है? अंतर संबंध पाया जाता है कि पर्वतों की ऊंचाई नदियों द्वारा निर्धारित होती है, उसका अपर्दन नदियों द्वारा निर्धारित होता है। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से संबंधित पाई जाती हैं। कि मनुष्य भी क्या है? एक स्वतंत्र कारक है। मनुष्य क्या है? एक स्वतंत्र कारक है, और वह भी क्या करता है? प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है? नदियाँ हैं, क्या करेगा? बांध बना देगा, नहरें निकाल देगा, सिंचाई की व्यवस्थाएं कर देंगे। सही है? मानव ने क्या किया? स्वतंत्र कारक है, लेकिन प्रभावित कर रहा है प्राकृतिक कारक को। तो कह सकते हैं कि किसी एक कारक को हम स्वतंत्र रूप से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अन्य कारक क्या है? उसको प्रभावित करते हैं। प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उस पर एक जैसे भौतिक नियम कार्य करते हैं। अब कहेंगे कैसे कार्य करते हैं? आपने देखा होगा सूर्य किधर से निकलता है? उदय कहाँ से होता है? पूर्व से। चाहे आप भारत में हो, ब्रिटेन में हो, अफगानिस्तान में हो, सूर्य कहाँ से निकलेगा? पूरी पृथ्वी पर कैसा नियम लग रहा है? एक जैसा भौतिक नियम लग रहा है। एक जैसा भौतिक नियम लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। जितने भी जीव हैं सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। कह सकते हैं कि कुछ भौतिक नियम ऐसे होते हैं, किसी भी देश में जाओ, विश्व के किसी भी कोने में जाओ, वो एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। तो यही था कि आपस में क्या पाया जाता है? इनमें भी संबंध पाया जाता है। अब जलवायु के जितने भी कारक हैं, क्या वो मिट्टी को प्रभावित करते हैं? नहीं करते हैं। अब आपके पास एक वनस्पति है और दूसरी क्या है? वर्षा। दोनों में संबंध है या नहीं? जहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है वहाँ क्या अधिक होगी? वर्षा अधिक होगी। और जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वनस्पति अधिक मिलती है या नहीं मिलती है? तो दोनों क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगर हम वर्षा को पढ़ेंगे तो किसको पढ़ना अनिवार्य है? वनस्पति को। अगर हम वनस्पति का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें किसको बताएंगे? वर्षा का। कि ऊंचाई के अनुसार हमारे पास इतनी सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, और उस वर्षा में इस प्रकार की क्या पाई जाएगी? वनस्पति पाई जाएगी। तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। इस पार्थिव एकता का भी यही अर्थ होता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा निवास करती है और पूरी पृथ्वी पर एक ही भौतिक नियम कार्य करता है।
सूर्य पूर्व में निकलेगा, यहाँ भी आप रहोगे तो भी वैसा ही होगा, दूसरी जगह रहोगे तो भी ऐसा ही रहेगा। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अब यहाँ पर तापमान अधिक है, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर तापमान अधिक है तो इस वाले क्षेत्र में भी तापमान क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। सेम क्या है, भौतिक नियम सब जगह एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है कि जैसे इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई मरुस्थल है तो क्या होगा, तापमान अधिक, आर्द्रता अधिक है, लेकिन यहाँ पर तापमान तो अधिक है लेकिन आर्द्रता क्या है, कम है। तो क्षेत्र के अनुसार क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसको क्षेत्रीय विभेदीकरण भी कहा जाता है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। भिन्न इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा क्षेत्र की बात करें, तापमान अधिक है, वर्षा अधिक होगी तो आर्द्रता भी क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी, लेकिन यहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता है या नहीं है, यहाँ पर मरुस्थल अधिक पाया जाता है, तापमान तो अधिक है लेकिन आर्द्रता क्या है, कम है। तो दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है, क्षेत्र के अनुसार अंतर है। किसके अनुसार अंतर है, क्षेत्र के अनुसार। तो हमने नाम क्या दिया, क्षेत्रीय विभिन्नता, कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जब अलग रहता है तो उसके अनुसार उसमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं और उनको नाम क्या देते हैं हम, क्षेत्रीय विभिन्नता। छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्षेत्रीय विभिन्नता से आप क्या समझते हैं कि क्षेत्र के अनुसार में क्या पाई जाती है, अलग अलग पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। उसको हम अगर हम उसका तुलनात्मक वर्णन करते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको क्षेत्रीय विभिन्नता। किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं, इसमें अगर आप विषय का भी वर्णन करते हैं कि भूगोल और इतिहास, तो वो दोनों क्या हैं, वो भी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप स्थान का वर्णन करते हैं तो आप समय का भी वर्णन करेंगे कि उस समय में ऐसा हुआ और उस स्थान पर ऐसा हुआ, तो दोनों क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित पाए जाते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं वो सारी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति, इन सभी का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। अब कहें निर्माण तो सिर्फ किसका है, मिट्टी का, लेकिन प्रभाव करने वाले कारक कौन से हैं, जलवायु भी प्रभावित करेगी, भूमि भी प्रभावित करेगी और वनस्पति भी प्रभावित करेगी। देखिए पहले तो हम इन दोनों का संबंध देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की मिट्टी होती है उसी प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। दूसरा आपने देखा होगा कि जैसी वनस्पति होती है उसके पत्ते गल सड़ जाते हैं तो मिट्टी का उपजाऊपन बरकरार बनाते हैं, तो उसी प्रकार के गुण उस मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो दोनों संबंधित हैं या नहीं है। तीसरा अगर हम इसको इसके साथ भी जोड़ना चाहें कि जलवायु, कि जिस प्रकार की जलवायु होगी वनस्पति भी उसी प्रकार की पाई जाएगी, और ये सब किसको भी प्रभावित करेंगे, मिट्टी को भी प्रभावित करेंगे। अब नदियाँ हैं, अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, उपजाऊ है। जिस क्षेत्र से नदियाँ गुजरती हैं उसके जो गुण होते हैं वो सब अपने साथ समा ले आती हैं और उसी प्रकार की आगे मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। अगर किसी पर्वत या पठार से जो नदी बहती है उस पठार में जिस जिस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, उस मिट्टी में वो सभी गुण पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो चर्म रोग वगैरह होते हैं उसके लिए अगर इस कुंड या इस स्थान पर स्नान कर लिया जाए, तालाब में स्नान कर लिया जाए तो चर्म रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार के एसिड पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, चर्म रोग को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पर्टिकुलर ऐसे जो तालाब हैं या कुंड हैं वो पनप जाते हैं कि वहाँ पर उसमें अम्लीय जो क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार से वहाँ पर चर्म रोग क्या हो जाते हैं, उसमें गंधक पाया जाता है और गंधक क्या करता है, चर्म रोगों को समाप्त कर देता है। तो हम कहते हैं ना कि उस कुंड में नहाने से क्या हो जाते हैं, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि उसमें गंधक पाया जाता है और गंधक क्या करता है, इसको समाप्त कर देता है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि कोई भी कारक है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आपने रेड जेल के बारे में सुना होगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी थी। इन्होंने कहा था कि भूगोल में पार्थिव एकता को विशेष महत्व दिया था और इसके ऊपर उन्होंने बल दिया था। और उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन थी उसमें भी कहा था कि जो वातावरण है भौतिक दशाओं का योग है। जो वातावरण है वो क्या है, भौतिक दशाओं का योग है। इन्हीं की शिष्या थी, शिष्या का नाम था सैंपुल। इन्होंने भी इसी बात पर बल दिया था कि
क्या करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का हम अकेले का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर मानव का अध्ययन करना है तो भूमि का अध्ययन करना पड़ेगा, जहाँ पर वह क्या करता है, निवास करता है। उस भूमि का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा जहाँ पर मानव क्या करता है, निवास करता है। चाहे वह खेती करता हो, चाहे यात्राएं करता हो, चाहे समुद्री यात्राएं करता हो, हम सभी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी हम बात करें कि जो हमारे पर्वत पठार मैदान हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं। क्यों? जैसे महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, ये सब क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित पाए जाते हैं, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा क्या करती है, निवास करती है। अब आप देखेंगे कि महाद्वीप की रचना हुई, महापर्वत की रचना हुई, एक जैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, एक युग में क्या हुआ, एक ही युग में क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। पर्वत कहीं भी हैं, चाहे आप वलित पर्वत की बात करें, देश के किसी भी कोने में है, विश्व के किसी भी कोने में है, लेकिन एक साथ क्या हुआ, इनका उदय हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये सारे क्या हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। आगे हम्बोल्ट महोदय आए थे और हम्बोल्ट महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था कॉस्मोस। इन बुक्स का नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम्बोल्ट की पुस्तक का नाम बताइए। कॉस्मोस। खंड कितने थे, कितने खंड थे, 5 खंड, भूल जाते हो। तो जो कॉस्मोस थी उसमें कहा कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से लेकर और दूसरे ध्रुव तक, कह सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है, इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक एक ही आत्मा निवास करती है। ये बात किसने कही थी, हम्बोल्ट ने कही थी कि चाहे उत्तरी ध्रुव से लें दक्षिणी ध्रुव तक लेकर सभी जीवों में, निर्जीव वस्तुओं में क्या करती है, एक ही आत्मा क्या करती है, उसमें निवास करती है। दूसरा इन्होंने कहा कि ब्लास महोदय आए। ब्लास महोदय ने कहा, विडाल डी ला ब्लास, आया कुछ ध्यान? तो वो कहते हैं कि अगर किसी भी देश का हमें मानचित्र बनाना है तो राजनीतिक के साथ कैसा बनाना चाहिए, उसको प्राकृतिक बनाना चाहिए। अगर राजनीतिक आप मानचित्र बना रहे हैं तो उसके साथ किस प्रकार का वर्णन किया जाना चाहिए, उसका प्राकृतिक वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आप उन चीज़ों को आप अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि किसी भी देश की अगर आप राजनीतिक मैप बना रहे हैं तो उसके प्राकृतिक चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्लास महोदय का ऐसा मानना था कि अगर इस पक्ष को मजबूत करना है तो इस पक्ष को जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो राजनीतिक विकास कब होगा, जब वह प्राकृतिक संसाधनों में धनी होगा। तो राजनीतिक अगर आप उसका मानचित्र बना रहे हैं तो उसके साथ आपको प्राकृतिक की जानकारी होनी आवश्यक है, या साथ में उसको भी आप बनाएं, क्योंकि राजनीतिक और प्राकृतिक सभी चीज़ें आपस में किसी न किसी रूप में क्या हैं, अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नदियाँ हैं, नदियों का उद्गम किससे होता है, पर्वतों से। नदियों का उद्गम पर्वतों से, और उसी प्रकार से ये क्या पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित पाए जाते हैं। नदियाँ कहाँ से निकलेंगी, पर्वतों से, और वर्षा भी क्या है, इनसे संबंधित है। अब देखिए कैसे, सागर में पानी जाएगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, बादल किससे टकराएंगे, पर्वतों से। पर्वतों से क्या निकलेंगी, नदियाँ, और नदियाँ वापस कहाँ जाएंगी, सागर में। सारी अवस्थाएं आएंगी, पहले बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। तो ये क्या है, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित पाए जाते हैं। सूर्यताप की बात करें, कल भी मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। जितने भी जलवायु में परिवर्तन होते हैं, वर्षा, तापमान, दाब, वो सब किसके कारण होते हैं, सूर्य का कारण। पृथ्वी पर वायु दाब की जो पेटियां बनती हैं वो भी किसके कारण बनती हैं, सूर्य के कारण। देखिए, वायु दाब और तापमान दोनों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। वायु दाब, तापमान अधिक होगा, वायु दाब कम, तापमान कम, वायु दाब अधिक। और हमें पता है कि पवनें कब चलेंगी, जब इसमें अंतर पाया जाता है। जब वायु दाब में अंतर होगा
तब पवनें चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं? पवनें गति करती हैं। तो सारे क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं। तो इसी का अध्ययन हम किस में करते हैं? अंतर संबंध या पार्थिव एकता के सिद्धांत में। कि सूर्य आएगा, तापमान बढ़ेगा, वायुदाब में क्या पाया जाएगा? अंतर। वायुदाब में अंतर होगा तो क्या होंगी? पवनें चलेंगी। पवनें चलेंगी, धरातल पर जो विषमता है उसको समतल करने का कार्य करेंगी या नहीं करेंगी? तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसको कम या अधिक करेंगी या नहीं करेंगी? आपने देखा होगा कि एक क्षेत्र में तापमान अधिक है लेकिन कहीं भी वर्षा हो जाती है तो उस दूसरे क्षेत्र का तापमान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पवनें क्या करती हैं? उस तापमान को कम करने का कार्य करती हैं। और पवनें चलती कब हैं? जब किस में अंतर पाया जाएगा? वायुदाब में। आपने देखा होगा कि सर्दियों और गर्मियों की तुलना में गर्मियों में 4 बजे या दोपहर के बाद पवनें तेज चलती हैं, जिसको हम राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? आंधी आ गई, भूगला आ गया। तो वो क्यों चलती हैं? क्योंकि दोपहर के 2 बजे तक वायुदाब में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। हमारे यहाँ बालू मिट्टी है, तापमान अधिक होता है। गर्मियों में जो हमारे स्थानीय जो पवन चलती है उसको हम लू बोलते हैं। बालू मिट्टी है, जल्दी गर्म हो जाती है और वायुदाब में अंतर अधिक पाया जाता है। ये कारण है कि दोपहर के बाद हमारे यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसको हम लू भी बोल सकते हैं और आंधी भी कह सकते हैं। और इनके चलने की जो गति होती है सर्दियों में कम होती है और गर्मियों में अधिक पाई जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि सर्दियों में वायुदाब में इतना अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। जितना दाब में अंतर होगा पवनें उतनी ही तीव्र गति से चलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो प्रकृति के साथ आप ढल जाइए या खुद को समायोजित कर लीजिए। इसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। टेबल बना लीजिएगा यहाँ। एक में हमने लिखा अनुकूलन। क्या लिखा? अनुकूलन। दूसरे में हमने लिखा परिवर्तन। परिवर्तन। इसको हमने वापस 2 पार्ट्स में बांटा। एक में लिखा आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन, और दूसरे में बाह्य परिवर्तन। को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा। एक में बांटा हमने प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, और सेकंड इसका डिवाइडेशन किया हमने सांस्कृतिक वातावरण। देखिए बात आती है, अब इसको आप इस तरह नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, जो भी चीज़ आएगी हम उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे। अब बात आती है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, कि वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर सकते हैं। या तो मनुष्य क्या करेगा? उसके साथ अनुकूलन करेगा। अनुकूलन करना, समायोजन करना, कि जिस प्रकार की प्रकृति होती है उस प्रकार हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। कि हम अगर उष्ण कटिबंध में रहते हैं तो उसी प्रकार हमारा रहन सहन, खान पान और वेशभूषा कैसी हो जाएगी? उसी प्रकार से हो जाएगी। सूती वस्त्रों का उपयोग करेंगे और सिंपल खाना, जो जिस क्षेत्र विशेष में जो अनाज उत्पन्न होता है उसी प्रकार का हमारा खान पान रहता है। ये तो किया हमने, क्या किया? अनुकूलन किया, कि अपने आप को क्या किया? प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर लिया। अनुकूलन भी कितने प्रकार का होता है? एक आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। एक आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। अब देखिए आंतरिक में, अब आप उष्ण कटिबंध में रहते हैं, उसी के अनुसार आपका खान पान है। आपने आंतरिक परिवर्तन किए या नहीं किए, उसी प्रकार के आपके खान पान, वेशभूषा, जिस प्रकार का खान पान, जो आपके अंदर परिवर्तन होते हैं वो किस में आएंगे? आंतरिक में। कि आप अनुकूलन करते हैं कि जिस प्रकार की वहाँ पर फसलें पाई जाती हैं उसी प्रकार आपका खान पान है, उसी प्रकार से आप रहते हैं, उसी प्रकार के आपके विचार हैं। तो किस में आया? आंतरिक अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन की बात करें कि अगर कोई उत्तर भारत का व्यक्ति केरल में जाके रहता है तो वहाँ के अनुसार खान पान करता है, उसी के अनुसार रहता है, तो वो तो क्या था उसका? उसी के अनुसार धर्म का पालन करता है, वो तो क्या हुआ उसमें? आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक अनुकूलन
लेकिन उसी के अनुसार वह वेशभूषा पहनता है, तो ये क्या हुआ उसमें बाह्य अनुकूलन, क्योंकि बाहर से हमें क्या दिखाई दे रही है, वेशभूषा दिखाई दे रही है। तो वो किस प्रकार का अनुकूलन है, बाह्य अनुकूलन। आंतरिक जो अनुकूलन होता है यह भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है प्राकृतिक। ऐच्छिक होता है अपनी इच्छा अनुसार और प्राकृतिक कैसा, जो प्रकृति करे। तो जो ऐच्छिक होता है, जैसे ऐच्छिक की हम बात करें तो अब कोई मनुष्य वहाँ पर रहेगा तो अपने जो सामान्य जीवन है उसको चलाने के लिए वहाँ की भाषा को सीखेगा या नहीं सीखेगा, मलयालम जो केरल में चलती है, जो भी लैंग्वेज है उसको सीखेगा या नहीं सीखेगा। क्या किया उसने, अपनी सुविधा अनुसार अपने में क्या किया, अनुकूलन किया, अनुकूलन ही समायोजन किया। तो उसने एक नई भाषा सीखी, क्या थी, उसकी इच्छा पर निर्भर थी, इसलिए किस प्रकार का है, ऐच्छिक। दूसरा है अगर वह कई वर्षों तक वहीं रहता है और उसके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके रंग में अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो केरल है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, धूप अधिक पड़ती है, तापमान अधिक रहता है। तो जो गोरे रंग का व्यक्ति है उसका श्याम वर्ण या सांवला रंग होना प्रारंभ होगा या नहीं होगा, उसी क्षेत्र में रहेगा तो क्या उसके रंग में परिवर्तन नहीं आएगा। तो रंग में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, प्राकृतिक है, कि मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वह अगर वहाँ की भाषा को सीखता है, बोली को सीखता है, तो वो क्या है, उसका ऐच्छिक परिवर्तन है। ऐच्छिक है, उसकी इच्छा के अनुसार है कि मुझे यहीं रहना है और अपना काम यहीं से देखना है, तो मुझे वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। तो ये क्या था, उसमें परिवर्तन ऐच्छिक था। लेकिन काफ़ी वर्षों तक अगर वह वहीं रहता है, उसके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके रंग में जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार का होगा, प्राकृतिक होगा। इधर की बात करते हैं। ये था हमारा अनुकूलन, 2 प्रकार का होता है, आंतरिक होता है, बाह्य होता है। आंतरिक को हमने वापस से 2 प्रकारों में विभाजित किया है। अनुकूलन कि जिस प्रकार का वातावरण होता है मनुष्य क्या कर लेता है, उसके अनुसार समायोजन कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुकूलन। यहाँ पर समायोजन कौन करता है, मानव, सही है, मानव अपने आप को परिवर्तन करता है तो उसको हम कहेंगे अनुकूलन। 2 प्रकार का, आंतरिक जब मनुष्य के अंदर परिवर्तन होते हैं आंतरिक कहलाते हैं, और बाह्य होते हैं, जैसे वेशभूषा में परिवर्तन किया तो वो किस प्रकार का अनुकूलन है, बाह्य। आंतरिक को 2 भागों में बांटा कि अगर उसको वहीं कोई अपना व्यवसाय करना है तो वहाँ की उसको लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए उसने वहाँ की भाषा सीखी, तो वह किस में आएगा, ऐच्छिक में। लेकिन कई वर्षों तक उसकी पीढ़ियाँ अगर वहाँ रहती हैं तो उनके रंग में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक, सही है। अब बात करें हम परिवर्तन की। इसमें क्या होता है कि या तो मनुष्य वातावरण के साथ अनुकूलन कर ले, और अनुकूलन नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि फॉरेनर जो हमारे इंडिया में घूमने आते हैं वो सर्दियों के समय आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो कौन से क्षेत्र से आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र से आते हैं, और गर्मी सहन नहीं होती तो कौन से काल में आएंगे, सर्दियों में आएंगे। हमारे यहाँ कब आएंगे, सर्दियों में आएंगे। अगर भूल से गर्मियों में आ गए तो एसी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, धूप में निकलेंगे तो छाते का प्रयोग करेंगे या नहीं, वो क्या है, परिवर्तन। क्या किया उन्होंने, अपनी इच्छा अनुसार उसमें क्या कर लिया, वातावरण में परिवर्तन कर लिया। या तो आप उस समय आओ, वो तो क्या था, समायोजन। लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हो और आप शीतोष्ण ठंड वाले क्षेत्र का व्यक्ति अगर गर्मी वाले क्षेत्र में आता है, उष्ण प्रदेश में आता है, तो वो क्या करेगा, वातावरण में परिवर्तन करेगा, एसी का प्रयोग करेगा, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करेगा। उसने क्या किया, वातावरण में परिवर्तन किया। अब ये परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। प्राकृतिक अगर परिवर्तन की बात करें तो मनुष्य ने क्या परिवर्तन किए कि जो पहाड़ी ढाल हैं उन पर खेती करना प्रारंभ कर दिया। मृदा अगर अनुपजाऊ होगी तो उसमें खाद डाली और उसको क्या बना दिया, उपजाऊ बना दिया। तो जिस प्रकार की प्राकृतिक वातावरण था उसमें हमने क्या किया, परिवर्तन किया। उसमें हमने क्या किया, परिवर्तन किया, खाद डाली, भूमि उपजाऊ हो गई और हमने विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर लिया। सिंचाई करना, सिंचाई का विकास करना, हमने इंदिरा गांधी नहर बना ली। पूरे राजस्थान का जो रेड क्लिफ के कह सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, जैसलमेर,
यहाँ बीकानेर हमने क्या की, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा ली। उस मरुस्थल में भी हम क्या कर रहे हैं, खेती का उत्पादन, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। हमने क्या किया, वातावरण में परिवर्तन किया। ये है हमारा सांस्कृतिक, कि भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन, खान पान आदि में बदलाव क्या कहलाएंगे, आदि में क्या कहलाएंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन। परिवर्तन और अनुकूलन, इन दोनों का सम्मिलित जो योग है वो क्या कहलाएगा, वातावरण समायोजन। या तो आपको अनुकूलन करना पड़ेगा या आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। इन दोनों का जो सम्मिलित योग है वो क्या कहलाएगा, वातावरण समायोजन। अब पूछा जाए कि वातावरण समायोजन क्या है, अनुकूलन और परिवर्तन, इन दोनों का सम्मिलित योग क्या है, वातावरण समायोजन। आपने देखा होगा जैसे परिवर्तन की बात आई कि मनुष्य वहीं पर रहना अधिक सुविधाजनक लगता है जहाँ पर उसको अनुकूल जलवायु मिलती है, लेकिन कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य दूसरे क्षेत्र में या प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना प्रारंभ कर देता है। जैसलमेर की बात करें, वहाँ तेल के कुएं मिले, लोगों को रोजगार मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं लेकिन मनुष्य वहाँ रहना उसने प्रारंभ कर दिया है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें पाई जाती हैं। 2 जगह हैं, कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी। सोने की खानें हैं, मरुस्थल है, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ से सोना निकल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ होते हुए भी मनुष्य वहाँ पर रहना प्रारंभ कर देता है। स्थितियाँ प्रतिकूल हैं क्योंकि किस प्रकार का है, मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन सोने की खान है, लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनसंख्या वहां जाने को तैयार रहती है। हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व तो धीरे धीरे वहां पर बढ़ रहा है। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू।